नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 चैनल पर मैं अमन यादव। दोस्तों, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे थे और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये अध्याय जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में यूरोपियों का आगमन, और इसी चैप्टर में जो है हमने पढ़ा था सुबह पुर्तगालियों के आगमन के बारे में, और अभी जो है हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं चैनल वीडियो को। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल लाइक करके ज़रूर बढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहला है आगमन एवं गतिविधियाँ। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगाली द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाज़ारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए और 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण भी किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज़ था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्चे में भी कटौती हुई और डच जहाज़ भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया था। दोस्तों, आगे देखेंगे डचों ने अंग्रेज़ों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी और 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ और एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई थी। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था विरेंजिडे ओस्ट इंडिस्चे कंपेन, विरेंजिडे ओस्ट इंडिस्चे कंपेन (VOC) की कुल आरंभिक पूंजी 6500 गिल्डर थी और इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था। अब देखेंगे भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुल्लिकट स्थित गैलेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, बिमलीपट्टम 1641 में, 1645 में करिकल, 1653 में चिंदसुरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, वानिगापट्टम में तथा 1663 में कोच्चिन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कीं। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था और डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बयोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 में श्रीलंका जीते। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई।
भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकोंडा के सुल्तान निजी जिंजी मदुरै और तंजौर, जिसको आज के समय तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी थी। दोस्तों, कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुडाक्कड़ और कांगरानूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियासत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। तो डचों की व्यापारिक संस्था वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी और 1632 में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता था। डच व्यापार। देखिए, एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूँकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का यह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया और मद्रास के दक्षिण में से द्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाज पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर भी आक्रमण किए थे। दोस्तों, मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने शोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया था। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकोंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की थीं। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे डच अंग्रेज़ों के संघर्ष के बारे में। तो देखिए, डच अंग्रेज़ संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई बाजार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया। लेकिन आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन अंग्रेज़ों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी अभी भी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा और सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल, बिहार में साल्ट पीटर जिसे शोरा कहते हैं और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया था। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेज़ों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेज़ों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगा। तो देखिए, डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672 से 74 में सूरत और बॉम्बे की अंग्रेज़ों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाज़ों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया और 1759 में बेदारा युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गईं और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमटकर रह गई थी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि डचों का पतन किन कारणों की वजह से हुआ, उसको अब पढ़ेंगे।
तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेज़ों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आगे देखिए, आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेज़ों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेज़ों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें दबा दिया था। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। इसी के साथ देखेंगे कि हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था और इसके लिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा और बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेज़ों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था और इसी कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। तो दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, अगला चैप्टर हम देखेंगे वो है अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अंग्रेज़ों का आगमन एवं सफलता, तो इनके सफलता के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज़ सर्वाधिक सफल एवं प्रभाव उत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया था। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास और मांग व आपूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थीं। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डन हॉल भारत आया था। आगे देखिए दोस्तों, अगला महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेज़ों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर, जिसे हम लोग आदेश पत्र भी कहते हैं, जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। लेकिन अब देखिए, तो दोस्तों वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी और अपनी प्रथम व्यापार यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई थी उसको। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त करने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा।
प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने भारत की वस्तुओं विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। किसके लिए करने लगे? मसाले खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार में पहुंचा था। दरबार कहाँ था? तो ये आगरा में था। किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुग़ल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली और इसी में देखेंगे आगे। तो दोस्तों आगे देखिए कि हॉकिंस एवं थॉमस रो। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में वह असफल रहा और सन 1615 में सर थॉमस रो को मुग़ल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुग़ल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुग़ल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उसने पुर्तगालियों के जहाज़ को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। दोस्तों उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया और 1620 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया और 1633 में मुग़ल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का व्यापारिक विस्तार। तो देखिए पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेज़ों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदाबाद के कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 में अंग्रेज़ों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार की ओर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुग़ल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1622 में अंग्रेज़ों ने ओमुर्जपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। दोस्तों इसी में जो है अंग्रेज़ों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया और मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेज़ों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 में अंग्रेज़ों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया जिसके भीतर कारखाने खोले गए। दोस्तों आगे हम देखेंगे 1652-54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया और जिसमें दहेज स्वरूप उसे बम्बई टापू मिल गया। चार्ल्स ने इसे 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे सर जॉर्ज ऑक्सेंडेन जो 1662 से 69 तक, जेराल्ड आंगियर 1669 से 77 और सर जॉन चाइल्ड 1682 से 90 के प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। आगे देखेंगे पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेज़ी से बढ़ा और 1633 में उड़ीसा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका
और कासिम बाज़ार में भी कई कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का धान, सिल्क, चीनी और शोरा के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया और इन प्रयत्नों को दूर करने के प्रयास में 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों से उन्हें बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी और 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया और 1691 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दी। शीघ्र ही अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलेबंद कर लिया। 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। इसी में दोस्तों आगे देखेंगे 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया और 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। कलिकत्ता का नाम अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। दोस्तों आगे देखेंगे फर्रुखसियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और अंग्रेज़ों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन शरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिसे 1661 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई थीं। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। दूसरा है 10,000 रुपये सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। और तीसरा है कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। चौथा है देखिए दोस्तों, बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा की गई। और पांचवा है कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार शामिल थे। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष। स्वयं को स्थापित करने में एक ओर अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा और 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई थी। दोस्तों एक अतिरिक्त जानकारी आपके लिए बता दूं कि जो ये मैड्रिड है ये आपका पुर्तगाल में स्थित है। आगे देखिए 1634 में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेज़ों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 की संधि के अंतर्गत भारत में डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए थे। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेज़ों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी,
पर उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिनसुरा 1653, कासिम बाजार, बरंगोर, पटना, बालासोर, नागापट्टनम 1659 और कोचीन 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेज़ों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेज़ों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेज़ों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई और इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेज़ों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज़ निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। इसी में देखेंगे 18वीं शताब्दी में डचों का तेज़ी से पतन हो गया और अंग्रेज़ों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंततः 1795 ने अंग्रेज़ों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों कि अंग्रेज़ों के व्यापार एवं विस्तार का क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज़ भारत से वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इसी क्रम में अंग्रेज़ भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया था। आगे देखिए दोस्तों हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम लोग 2 ही चैप्टर पढ़ने वाले थे, डचों और अंग्रेज़ों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। और कल हम लोग एक नए चैप्टर फ्रांसीसियों से शुरू करेंगे और कल शायद हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दें। तो बने रहिए चैनल के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जय हिंद, जय भारत।